Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I'm continue with the legal reasoning model क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं. सो लेट अस सी 11th क्वेश्चन. अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट thereby induces another party to enter into a contract amounts to a fraud. Is it clear? तो यहाँ पे आपको सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रिंसिपल दिया है कि जहाँ पे आपने किसी से प्रॉमिस किया और आपकी इंटेंशन है कि आप उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करोगे. आपने सिर्फ प्रॉमिस क्यों किया है कि उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही आपने प्रॉमिस की है कि वो परफॉर्म करोगे एंड इट अमाउंट्स टू फ्रॉड. इज इट क्लियर? लेट अस सी द फैक्ट्स ऑफ द केस. ए ने गुड्स परचेज की हैं बी से. ठीक है, ए ने गुड्स परचेज की हैं बी से. प्राइस ऑफ द गुड्स टू बी पेड सब्सिक्वेंटली. तो ए ने क्या पोजेशन ले ली है गुड्स की, और जब उन्होंने गुड्स की पोजेशन ली है तो उनकी इंटेंशन ऑलरेडी ये थी कि वो गुड्स को पे नहीं करेंगे फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. सो अब इस केस में क्या ए लाइबल है फॉर द गुड? क्या यहाँ पे फ्रॉड हुआ है? व्हाट इज़ द और यू कैन से कि ए को पे करना पड़ेगा. तो सी देखिए ऑप्शंस क्या हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एज एक्ट ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स विदाउट इंटेंशन टू पे द प्राइस अमाउंट्स टू फ्रॉड. इट डज़ नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. फ्रॉड तो है फैक्ट्स के अकॉर्डिंग और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. इट वुड अमाउंट टू फ्रॉड ओनली व्हेन ए फेल्स और रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट. तो ये भी नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ए ऑप्शन. इज एक्ट ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स विदाउट एन इंटेंशन टू पे द प्राइस अमाउंट ऑफ फ्रॉड. नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वेश्चन. एवरी अग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्टर कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय इज अनलॉफुल एंड हेंस वॉइड. इज इट क्लियर? एवरी अग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्टर कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, ठीक है, हर एक एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, वो क्या होगा? अनलॉफुल होगा और वॉइड होगा. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? ए ने अग्री किया था कि वो अपनी बेटी को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए देंगे. ठीक है, और उनको उसके लिए कितना पैसा मिलना था? 1000 रुपया. अब आपको पता है कि जो प्रॉस्टिट्यूशन, इसका जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का, वो क्या है कि डॉटर को प्रॉस्टिट्यूशन के लिए देना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हो गया. तो अब इसके जो कॉन्सिडरेशन है वो 1000 रुपीज़ है. तो अब इसमें ऑब्जेक्ट ही जब अनलॉफुल है, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है. इट इज़ अनलॉफुल, इट इज़ वॉइड. इज इट क्लियर? सो अग्रीमेंट इज़ वैलिड एंड हेंस इन्फोर्सेबल. नो. क्यों? क्योंकि जो प्रॉस्टिट्यूशंस के लिए है दैट इज़ अनलॉफुल, जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, तो ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा एंड हेंस इन्फोर्सेबल. ये ऑप्शन नहीं है. अग्रीमेंट इज़ लेट द डॉटर फॉर प्रॉस्टिट्यूशन इज़ वैलिड बिकॉज द एक्ट इज़ नॉट फॉरबिडन. अब यहाँ पे क्या है? अग्रीमेंट टू लेट द डॉटर फॉर प्रॉस्टिट्यूशन इज़ वैलिड. तो यहाँ पे इतनी स्टेटमेंट से आपको पता लग रहा है कि ये तो वैलिड है ही नहीं है, तो ये भी आंसर गलत हो गया. द एग्रीमेंट इज़ वॉइड एज इट इज़ अमोरल एंड इज़ ऑल्सो फॉरबिडन बाय लॉ. इज इट क्लियर? सो आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्या है आपका 13. एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन आर वॉइड. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? सेक्शन 29 बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको. एन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन इज़ वॉइड. ठीक है, तो आर वॉइड. तो सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यही कहता है कि जौन से एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, वेग है, सर्टेन नहीं है, वो क्या है? वॉइड है. नाउ यहाँ पे ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल. ठीक है, ए ने एग्री किया बी को कि वो 100 टन्स ऑफ ऑयल करेंगे. अब अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर पर्सन उसी ऑयल, सिर्फ एक ही ऑयल में डील कर रहा है, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, सर्टेन है कि, और उसको सिर्फ सपोज अ पर्सन इज़ डीलिंग विद इन मस्टर्ड ऑयल. ठीक है, सिर्फ पता है उसको मस्टर्ड ऑयल है, तो अगर वो सेल एग्री कर रहा है कि वो 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करेगा, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो क्या है? मस्टर्ड ऑयल ही भेजेगा. लेकिन इफ पर्सन इज़ डीलिंग इन डिफरेंट ऑयल्स, काफ़ी ऑयल्स रखे हैं उन्होंने, ऑलिव ऑयल रखा है, देन आपका डालडा रखा है, देन आपका मस्टर्ड ऑयल है, फिगैरो है, वॉट एवर, ही इज़ डीलिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल, देन योर अग्रीमेंट इज़ नॉट सर्टेन. अगर वो सर्टेन है तो वॉइड होगा. सो लेट अस सी द ऑप्शंस. अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ इन्फोर्सेबल एज देयर एग्जिस्ट नो अनसर्टेनिटी. इज इट क्लियर? पहला ऑप्शन क्या है कि एग्रीमेंट जो हुआ है और बी के बीच में वो इन्फोर्सेबल है क्योंकि वहाँ पे कोई सर्टेनिटी, ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका कि जो एग्रीमेंट
अग्रीमेंट है ए और बी के बीच में वो वॉइड है फॉर अनसर्टेनिटी बिकॉज देयर इज़ नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। ठीक है, तो अब सेकेंड ऑप्शन क्या है कि जो एग्रीमेंट है और बी के बीच में वो वॉइड है क्योंकि अनसर्टेन है, यहाँ पे क्लियर नहीं है किस तरह का ऑयल वो उनकी इंटेंशन है सेल करने की, नन ऑफ द अबव। तो हेयर ऑप्शन इज बी, इसलिए द अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी बिकॉज देयर इज़ नथिंग वॉट एवर टू शो द काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। अब अगर वहाँ पे लिखा होता कि ए डील्स इन मस्टर्ड ऑयल एंड ही अग्रीज टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल टू बी, तो वहाँ पे क्लियर है कि मस्टर्ड ऑयल है तो वो मस्टर्ड ऑयल में ही डील करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज़ वॉइड। अब अगर आप इम्पॉसिबल एक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो इम्पॉसिबल एक्ट का, जो हो ही नहीं सकता वो वॉइड होगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल है, मैंने एक डेड बॉडी पड़ी है, तो किसी के फादर की डेथ हो गई है। अब उस बच्चे को मैं हौसला दे रही हूँ कि बेटा रो मत, मैं आपके पापा को दोबारा ज़िंदा करके दिखाऊंगी कि आई विल ब्रिंग दैट डेड बॉडी अगेन। इज़ इट पॉसिबल? नो, ज़िंदा कर सकते हो मरे हुए आदमी को, आप नहीं कर सकते हो, तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? ए अग्रीज बी विद टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ठीक है, ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया कि वो एक ट्रेजर डिस्कवर करेंगे बाय मैजिक। इज़ इट पॉसिबल? नो, तो ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। The act is not void because the act is capable of being performed. No, the act is not void because it is not forbidden by law. Act is void because agreement to discover treasure by magic is impossible of performance. So answer is C option. Next क्या है आपका 15th? That is whoever by words either spoken or written or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite affection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life or to which fine may be added। तो अब ये आपका बताता है इंडियन पिनल कोड के बारे में, दैट इज़ सेडिशन। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिसअफेक्शन कर रहे हो, हेट्रेड ला रहे हो, तो वो पनिश्ड होगा पर्सन इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, वी शैल बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन विच मे बी एडेड। इज इट क्लियर? सो ये आपका क्या है आईपीसी का सेडिशन। व्हाट आर द फैक्ट्स नाउ? So we were discussing about the question number 15 facts. An environment is a list Vishnu partaker in a public meeting. Is it clear? एनवायरमेंटलिस्ट विष्णु पाटेकर है, पब्लिक मीटिंग में उन्होंने क्या किया? इनरेज्ड ऑन द इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट गेव वेरी हॉट स्पीच। उन्होंने क्या क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ फूल्स है, स्कॉन्ड्रल्स है एंड स्कैमस्टर्स हैं। टीच देम अ लेसन इन कमिंग इलेक्शंस बाय वोटिंग देम आउट ऑफ पावर। विष्णु पाटेकर इज़ बीइंग ट्राइड फॉर सेडिशन। अब यहाँ पे देखो उन्होंने जनरल में बोला है, पब्लिक मीटिंग में बोला है, तो ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सेडिशन, क्योंकि यहाँ पे कोई वो ऐसा हेट्रेड नहीं लेके आ रहे हैं, बस वो एक पब्लिक स्पीच है, पब्लिक को वो स्पीच दे रहे हैं। इज इट क्लियर? सो सी द ऑप्शंस। Vishnu Partekar is guilty of sedition for having made responsible for inflammatory statement against government. Vishnu Partekar is not guilty of sedition. He is using the freedom of speech and expression. And third, Vishnu Partekar is guilty of sedition as his statement would cause violence. तो अब आपका यहाँ पे आंसर क्या है? दैट इज सेकेंड ऑप्शन कि Vishnu Partekar is not guilty of sedition because he is using his freedom of speech and expression. Is it clear? Now see question number 16. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. तो ये भी आपका आईपीसी का है और सेक्शन क्या है 378, जिसमें थेफ्ट के बारे में बताया है कि अगर किसी ने भी डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ली है किसी और की पोजेशन में से। नाउ यहाँ पे क्या पोजेशन इंपॉर्टेंट है, नॉट दी ओनरशिप। सपोज़ अब आपके ही गुड्स किसी और के पास पड़े हैं, लेकिन आप वहाँ से वो गुड्स ले रहे हो उसकी पोजेशन में से विदाउट हिज कॉन्सेंट और किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, एंड दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी। इज इट डिस इंटेंशन से ले रहे हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले रहे हो, तो वो क्या है? थेफ्ट।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्राई क्लीनर के पास आपने ड्रेस दी थी ड्राई क्लीन के लिए। जब आप अपनी ड्रेस लेने गए, नाउ यू आर द ओनर ऑफ द ड्रेस, जब आप ड्रेस लेने गए तो आपने देखा कि आपके वॉलेट में इतने पैसे नहीं है कि आप वो उसको पे कर सको ड्राई क्लीनर को। अब आपने क्या किया, बड़ी क्लेवरली उस ड्रेस को अपने गुड्स के पास रख दिया, गुड्स के पास रख दिया। इज़ इट क्लियर? तो वहाँ पे वो जब आपने गुड्स के पास रख दिया, इन दैट केस, और इंटेंशन क्या थी कि अपने गुड्स के साथ ही वो ड्रेस आप ले जाओगे। इज़ इट क्लियर? अपने ड्रेस के साथ ही वो गुड्स ले जाओगे, तो वहाँ पे क्या है, यू हैव कमिटेड अ थेफ्ट। सी यहाँ पे आमिर विद अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक समीर स्टॉक पुट अ बेट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट। अब आमिर ने डिसऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ समीर के डॉग को बेट डाला इन हिज पॉकेट। और नोटिसिंग बेट, डॉग स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। लेटर ऑन आमिर फाउंड अ गोल्ड चेन टाइड इन द डॉग्स नेक। इज इट क्लियर? और बाद में आमिर ने क्या देखा कि गोल्ड चेन भी डॉग के नेक में बंधी हुई थी। सो Amir committed the theft of dog. Amir committed the theft of dog as well as gold chain because chain was attached to a dog. Amir committed the theft of dog because he wanted to take dishonestly only the dog and not the chain. अब यहाँ पे जो हमारे पास फैक्ट्स है, फैक्ट्स में क्या है कि बाद में उन्होंने ये नोटिस किया था गोल्ड चेन के लिए, तो नाउ ही हैज़ कमिटेड द थेफ्ट ऑफ डॉग, क्योंकि उन्होंने डिसऑनेस्टली डॉग को ही लेना था। तो सी विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? अब प्रिंसिपल 17th क्वेश्चन का सेम है जो कि आपका क्वेश्चन 16th का था, दैट इज़ प्रिंसिपल सेम है। रमन गेव हिज कोट टू XYZ ड्राई क्लीनर फॉर ड्राई क्लीनिंग। चलो आपका यही क्वेश्चन आ गया जो मैंने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया था। ही वॉन्ट्स टू पुट दिस ऑन द ओकेजन ऑफ हिज फ्रेंड्स मैरिज। Is it clear? Now on the day of marriage, when he reaches to dry cleaning shop, he finds that he has forgotten his purse at his place. As he was getting late to the marriage, he surreptitiously places coat near his bag and takes his without the knowledge of the shopkeeper. Is it clear? तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, क्या है? ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि अब मैंने बोला था कि आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो अपना पर्स घर पे भूल के गलती से, तो अब वो शादी के लिए लेट हो रहे थे, तो उसने क्या किया, अपना जो ड्राई क्लीन के लिए कोट दिया था वो अपने बैग के पास रख दिया और शॉपकीपर की नॉलेज के बिना ले गया। तो यहाँ पे वेदर रमन इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट और नॉट, ऑब्वियसली ही इज़ गिल्टी ऑफ थेफ्ट। इज इट क्लियर? Raman is not guilty of theft. He is guilty of theft because he did not say him. Guilty of theft because he took the coat dishonestly. Is it clear? So answer is he is guilty of theft because he took the coat dishonestly. Next क्या है आपका? Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. तो अब यहाँ पे क्या बताया है कि अगर आप किसी ने डेथ कॉज की है, इफ़ एनीबडी हु हैव कॉजेज द डेथ ऑफ एनी पर्सन, किस तरह से रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करके, ही शैल बी पनिश्ड विद आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years. नाउ सी यहाँ पे क्या है, उन्होंने रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से डेथ कॉज की है। प्रिंसिपल फैक्ट्स क्या है, सुनीता की जो वुमेन है, सुनीता एक वुमेन है, वो DTC बस पे बोर्ड किया उन्होंने फ्रॉम द फ्रंट एंट्रेंस। कंडक्टर whistled and driver took off the bus immediately. She fell off and was crushed to death by rear wheel. Driver and conductor both were prosecuted. अब driver और conductor are guilty of negligent and rash act. Driver is guilty of negligent act because he took off speedily. Only conductor is guilty. देखो अब यहाँ पे क्या है, गिवन फैक्ट्स में कंडक्टर के विसल पे ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे तो दोनों ही गलती है। बोथ ड्राइवर एंड कंडक्टर आर गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट एंड रैश एक्ट, क्योंकि कंडक्टर को ही विसल देखना चाहिए था कि वुमेन ने सही वो चढ़ गई है या नहीं चढ़ गया, और अभी चढ़ी नहीं थी, उन्होंने पहले ही विसल कर दिया। इज इट क्लियर? Section 10 again same principle है, that is whoever causes the death of any person by doing the rash or negligent act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years. Now see what are the facts कि जो boy है he entered into a swimming pool of country club. Boy he entered into the swimming pool of country club, so and without notice of the
चौकीदार रामू, ही वॉज लॉस्ट इन वाटर, इज इट क्लियर, वाटर में वो गुम हो गए। सिक्योरिटी ऑफ जो क्लब थी विनायक, सिक्योरिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब विनायक और रामू, दे बोथ वर प्रोसिक्यूटेड अंडर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। बॉयज स्विमिंग पूल, कंट्री क्लब के स्विमिंग पूल में चले गए और विदाउट नोटिस ऑफ द चौकीदार रामू, चौकीदार रामू को कुछ नहीं पता था यहाँ पे कि वो स्विमिंग पूल में एंटर हुए हैं। ही वॉज लॉस्ट इन वाटर, सो सेक्रेटरी ऑफ क्लब विनायक एंड रामू वर बोथ प्रोसिक्यूटेड अंडर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। क्या अब यहाँ पे रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है? हाउ कैन बी बी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट? उनको जब पता ही नहीं था। इज इट क्लियर? सो बोथ राम एंड विनायक आर गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट। सेकेंड, राम अलोन इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट, नो वन इज गिल्टी ऑफ बिकॉज द बॉय एंटर्ड द क्लब surreptitiously. So here answer is C option. Is it clear? It is the C option. Next, अब 20 का भी सेम प्रिंसिपल है, दैट इज़ व्हेन, अब देखो 20th का 18th का प्रिंसिपल क्या था कि अगर किसी ने रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से डेथ कॉज की है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ। नाउ बिट्टू अ कंपाउंडर है, इन ऑर्डर टू मेक अप अ फीवर मिक्सचर took a bottle from a cupboard where non-poisonous medicines were kept and without reading the label of the bottle which was in wrapper added it to the mixture which was administered to Ram. Ram died of poisoning. Later it was found that bottle was marked poison. बिट्टू इस, देखो अब यहाँ पे क्या है, बिट्टू जो कंपाउंडर था उन्होंने एक फीवर मिक्सचर बनाने के लिए बॉटल ले ली कबर्ड से जहाँ पे कि नॉन पॉइजनस मेडिसिन रखी गई है और वहाँ पे उन्होंने लेबल भी रीड नहीं किया बॉटल का, विच वॉज इन रैपर, एडेड इट टू द मिक्सचर विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू राम। राम पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो गई है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट बॉटल वॉज मार्क्ड पॉइजनस। तो यहाँ पे अब रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, नेग्लिजेंट एक्ट है, रैश तो नहीं कह सकते आप, नेग्लिजेंट एक्ट है, तो बिट्टू गिल्टी होगा। बिट्टू इज़ नॉट गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट, सेकेंड ऑप्शन, बिट्टू इज़ गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट बिकॉज ही शुड हैव रेड द लेबल ऑफ द बॉटल। बिट्टू इज़ नॉट गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट बिकॉज बॉटल वॉज प्लेस्ड विद नॉन पॉइजनस मेडिसिन। नो डाउट इट वॉज प्लेस्ड विद नॉन पॉइजनस मेडिसिन, बट वो रैप की हुई थी तो उसको देखना चाहिए था कि रैप क्यों की गई है। तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बिट्टू इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट because who should have read the label of the bottle. So thank you guys.